Good morning, students. In our today lecture, we will discuss about the olfactory indicator. In previous lecture, we are already discussed about the indicators, natural indicators, synthetic indicators, and now let's see the olfactory indicators. So olfactory indicators क्या होते हैं? देखिए, olfactory means related with the sense of smell, है ना। जब कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल अपनी स्मेल को चेंज कर लेता है ना, किसी और केमिकल के इन्फ्लुएंस में आकर जब वो अपनी स्मेल को चेंज कर लेता है, अपनी स्मेल का लॉस कर देता है, तो इस तरह का जो लॉस ऑफ स्मेल या गेन ऑफ स्मेल वाला सेंस होता है, ये भी हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। मेजरली मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वनीला एक्सट्रैक्ट, है ना। वनीला एक्सट्रैक्ट आप लोगों के लिए फेमिलियर होगा। वनीला एक्सट्रैक्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर केक की प्रिपरेशन हो, आइसक्रीम की प्रिपरेशन हो, है ना, किसी तरह की कन्फेक्शनरी को हमको यहाँ पर फ्लेवर देना हो। इवन मिठाइयों में भी अब इस फ्लेवर का यूज़ होने लगा है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला यहाँ पर एसेंस होता है। तो ये जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अगर मैं इसके नेचर को देखूँ, इसका pH जो होगा वो 7 से बिलो ही होगा। तो बेसिकली इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट वैनिश इट्स स्मेल। बट जहाँ पर इसकी बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये अपनी स्मेल का लॉस कर देता है। ठीक है, तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो है ये एसिडिक एक्सट्रैक्ट है, इसलिए एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर ये अपनी pH को मेंटेन रखता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेस इसकी स्मेल का क्या हो जाता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो स्मेल कब रिटेन कर रही है, कब यहाँ पर लॉस कर रही है, ये मीडियम के चेंज होने पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए ये भी एक अच्छा तरह का ऑल्फैक्टरी नेचुरल इंडिकेटर है। नाउ माय नेक्स्ट इंडिकेटर इज क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल। लौंग का जो तेल होता है, क्लोव ऑयल जो होता है, इट प्रोवाइडेड स्मेल इन एसिडिक कंडीशन, है ना। अगर एसिडिक कंडीशन होती है तो इसकी स्मेल हमें आती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशन इट लॉस इस स्मेल, इसकी जो स्मेल हो जाती है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, थर्ड थिंग इज अनियन, है ना, फेमिलियर है हमारे लिए अनियन। अनियन की काफ़ी इंटेंस स्मेल होती है एंड इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए नॉन मेटल दैट इज सल्फर। अनियन की जो स्मेल होती है जिसके कारण टीयर फॉर्मेशन होता है, वो होती है यहाँ पर सल्फर एलिमेंट के प्रेजेंस के कारण। तो ये जो अनियन है उसका स्मेल भी एसिडिक कंडीशन में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बेसिक कंडीशन में ही अपनी स्मेल का लॉस कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया, दे ऑल 3 आर द नेचुरल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सभी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस जो है, जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंडिकेटर्स जो हैं इसमें हमें पढ़ा है, ये हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसकी हेल्प से हम लोग चीज़ों को जज कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमें किसी लैब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बाय द सेंस ऑफ स्मेल, बाय द चेंज इन कलर, हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की हेल्प से काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी रियल लाइफ में यहाँ पर जज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे काम की है कि भैया इंडिकेटर्स पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। तो जो इंडिकेटर्स है उस पर क्वेश्चन हम लोग इस तरह से पूछे जाते हैं कि सपोज कोई इंडिकेटर आपको दे दिया, है ना, जैसे सपोज मिथाइल ऑरेंज आपको दे दिया, विच इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में क्या कलर देगा, बेसिक में क्या देगा और न्यूट्रल में क्या देगा। या ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या एक कोई एक्टिविटी क्वेश्चन अगर बना के दे दिया जाएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर कि किस तरह से हम किसी सॉल्यूशन में कोई इंडिकेटर डालते हैं और उसका कलर चेंज होता है, तो आप आइडेंटिफाई करिए वो सब्सटेंस कौन सा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो याद रखने वाली बात जो है यहाँ पर ये है कि डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स का तीनों ही मीडियम में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इन तीनों मीडियम में क्या कलर आता है ये हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो नेचुरल इंडिकेटर्स मैंने कहा है, लाइक रेड कैबेज की बात कही, ग्रेप जूस आपको बताया है ना, टर्मरिक बताया है, ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सब्सटेंस में किस तरह का कलर रखते हैं। एंड सेम फॉर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कब अपनी स्मेल को रिटेन करते हैं, कब अपनी स्मेल को लॉस करते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम या बहुत सारे क्वेश्चंस भी अगर बनते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्ट और उसका क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया है। बट यही सॉल्ट जो हमारे उनके कुछ कमर्शियल प्रिपरेशन है, मतलब कमर्शियल लेवल पर कुछ सॉल्ट है जो यूज़ किए जाते हैं। तो हाउ दिस सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर प्रॉपर्टी एंड देयर यूजेस। ठीक है, ये चीज़ अब हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सो माई नेक्स्ट हेडिंग इज सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर यूजेस। इन कंपाउंड्स में सबसे पहले मैं दे रही हूँ यहाँ पर कॉमन सॉल्ट। सबसे पहला मेरा जो केमिकल है दैट इज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर NaCl। जनरली हम इसे सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो होता है ये ऐसा सॉल्ट होता है जिसे कि हम लोग यहाँ पर एडिबल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ये खाने योग्य होता है। जब हम इसे प्यूरिफाई कर लेते हैं तो हम इसे अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द डाइट एंड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ NaCl। हम NaCl को किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए NaCl बनाने का एक तरीका मैंने भी आपको बताया था। यहाँ पर जितनी भी कंपाउंड्स हैं उन सब कंपाउंड्स को कुछ हेडिंग के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइक फर्स्ट द नेम ऑफ द कंपाउंड, सेकेंड इज द प्रिपरेशन, थर्ड इज द यूजेस ऑफ द कंपाउंड, है ना। वो जो कंपाउंड है उसकी यूजेस हम लोगों को पढ़ना है। सो फर्स्ट इज NaCl। तो NaCl का प्रिपरेशन क्या होगा, ये बात हम लोग कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन क्या होगा, व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। रिएक्शन ऑलरेडी आप लोगों को नोन है। देन क्या बन जाएगा हमारा NaCl प्लस वाटर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड देन सॉल्ट प्लस वाटर इज ऑब्टेन्ड, है ना। देन बाय सेकेंड मेथड फ्रॉम सी वाटर बाय इवोपरेशन, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा है फ्रॉम सी वाटर बाय इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सी वाटर जो है वो एक तरह का ऐसा सोर्स है जिसमें लॉट्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। देन वो सी वाटर को अगर हम लोग लाकर इवापोरेट करते हैं तो जो उसका रिमेन रह जाता है, इवापोरेट होने पर जो पानी है वो रिलीज हो गया। देन जो सॉल्ट उसमें डिपॉजिट होता है उस सॉल्ट के अंदर भी NaCl प्रेजेंट होता है। हमें उसको प्यूरिफाई करना होता है। अगर मैं एडिबल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहती हूँ तो मुझे उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड मेथड इज फ्रॉम सी वाटर बाय इवोपरेशन, ये इससे भी हम लोग NaCl को गेन कर सकते हैं। नाउ थर्ड मेथड इज फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ठीक है, जो तीसरा है हमारा वो क्या है, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ठीक है, तो अंडरग्राउंड डिपॉजिट मतलब कि देखो सी वाटर में भी हमें नमक मिलता है, पर कई बार जिस तरह से माइंस में से कोल नहीं निकाला जाता, कोयले को नहीं माइंस में से या खदानों में से निकाला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें भी माइंस में से निकाला जाता है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये देखते हैं। देखिए, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की जो सरफेस है उस पर बहुत सारे चेंजेस चलते आ रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। मतलब अर्थ का जो एज है वो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर वो नंबर आता है। तो कहीं ऐसा कुछ चेंज कभी नेचर में आया होगा कि किसी समय एज के अर्थ के पर्टिकुलर एरिया में सीज हुआ करते थे, समुद्र हुआ करते थे। बाय द टाइम ऑफ इवोल्यूशन वो सीज जो है वो इवॉपरेट हो गए, क्योंकि हीट बढ़ी इन्वायरमेंट के अंदर, सीज इवॉपरेट हो गए, बट सॉल्ट इवॉपरेट नहीं हुआ। एंड दैट डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ सोर्स ऑफ सॉल्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन और इन द फॉर्म ऑफ माइंस। हम लोग जब उसे डिग करते हैं तो हमें यहाँ पर सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड डिपॉजिट के फॉर्म में यहाँ पर सॉल्ट मिलता है विच इज ब्राउन इन कलर। तो ये जो ब्राउन कलर है इट इज प्रेजेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटी। और बिल्कुल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इस सॉल्ट को निकालते हैं जिस तरह से कोल माइन से कोल को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, या हम कह सकते हैं एक हमारे पास में प्रिपरेशन करने का तरीका है, इससे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ NaCl। नाउ नेक्स्ट थिंग इज यूजेस, है ना। सो व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ द NaCl। वैसे तो NaCl जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो यूजेस क्या क्या है हम लोग ये देख लें। तो फर्स्ट यूज, इट एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वेरियस
लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन इंडस्ट्री, है ना। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इट एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस अदर केमिकल, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पर जो NaCl होता है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कास्टिक सोडा जिसे हम NaOH कहते हैं, है ना, सोडा बाइकार्बोनेट, ये बनाने में NaCl का यूज़ होता है। इतना ही नहीं, वॉशिंग सोडा जो होता है ना, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर वॉशिंग सोडा, ये बनाने में हमारा NaCl यूज़ हो रहा है। देन सोडा बाइकार्बोनेट जिसे कि हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये बनाने में भी हमारा NaCl यूज़ हो रहा है। तो ये सब कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, इन्हें बनाने के अंदर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पर NaCl का यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड यूज इज इन प्रिजर्वेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन करना मतलब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। तो इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, जो अचार बनते हैं ना, साथ ही साथ मीट होता है, स्पेशली फिशेस जो होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद टू मीट आइस, टू मेल्ट द आइस एंड क्लियर रोड इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। जो हमारी जितनी कोल्ड कंट्रीज हैं उनमें क्योंकि स्नोफॉल होता है ना, तो जो कोल्ड कंट्रीज हैं उनमें आइस को मेल्ट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं, ताकि रोड्स को हम लोग क्लियर कर सकें, ठीक है। इसकी हम लोग बात करें आइस मेल्ट को करना, तो जैसे क्या होता है कि ये माना जाता है कि वर्ल्ड में जितना सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है उसका 70% पार्ट जो होता है वो आइस को मेल्ट करने में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पर आइस का डिपोजिशन थ्रू आउट ऑफ द ईयर रहता है। तो इसके कारण वहाँ का जो ट्रैफिक है, वहाँ के रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। तो आइस को हटाना हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि उस आइस को हम लोग क्या करें, यहाँ पर मेल्ट कर दें। तो उस पर आइस पर हम लोग सिंपली NaCl को स्प्रिंकल कर देते हैं। तो जैसे ही हम आइस पर NaCl को स्प्रिंकल करते हैं तो क्या होता है, आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, रिजल्टिंग हमारा जो आइस है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो बहुत हेल्पफुल होता है आइस को मेल्ट करने के लिए NaCl, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज सॉल्ट की कंज्यूम कर लेती हैं। नाउ नेक्स्ट यूज इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, ठीक है। सोप को बनाने में भी, सोप इंडस्ट्री में भी किसका यूज़ होता है, यहाँ पर हम लोग NaCl का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम सोप की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में सोप यहाँ पर बने, तो उसमें हम लोग NaCl को ऐड कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में हम लोग सोप का फॉर्मेशन कर पाएँ। सो ये कुछ यूजेस थे यहाँ पर किसके, सोप के, सॉरी सोप के नहीं, कुछ कॉमन सॉल्ट के मैंने यहाँ पर यूजेस आपके बताए। नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है कुछ और भी यूजेस हमें यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए, यहाँ NaCl के तो इतने यूज है, जैसा कि मैंने कहा कि NaCl जो है वो अदर कंपोनेंट्स को बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं अदर कंपाउंड जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी फिर से NaCl के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। तो अभी जो मैंने प्रेजेंट बताया है, इट इज़ ऑल अबाउट द सोडियम क्लोराइड, इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस, ठीक है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज, अगली चीज़ जो हम लोग लेने वाले हैं वो हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड है, इसका नाम है यहाँ पर कास्टिक सोडा। अगली चीज़ जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज कास्टिक सोडा। इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा फॉर्मूला इज NaOH एंड इसका जो केमिकल नेम है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनता है, क्योंकि हम पहले प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये कैसे बनेगा ये हम लोग बात कर रहे हैं।
तो व्हेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl व्हिच इज नोन एज ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज, ठीक है, जब हम ब्राइन यानी कि NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें कास्टिक सोडा यहाँ पर मिलता है। इस प्रोसेस में हमें टुगेदर विद द कास्टिक सोडा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम करके देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसकी प्रिपरेशन से बनता है। मैं समझाती हूँ आपको किस तरह से इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ये एक तरह की स्पेशल प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन के साथ अल्कली बन रहा है ना, यानी कि जो क्लोरीन एलिमेंट है वो अल्कलाइन मीडियम में जनरेट हो रहा है या उस मीडियम में डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन में मैंने आपको बताया इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हम लोग इसका फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ पर NaCl को हम ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन मतलब कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो मेरे पास मीडियम होना चाहिए, तो मीडियम इज द वाटर। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसके कारण क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। जो प्रोसेस यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट हैपन, जो NaCl ब्राइन था उसने जब रिएक्ट करा तो रिएक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है, विल गेट NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। ये दोनों ही जो है यहाँ पर वो क्लोरीन हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग बैलेंस करने के लिए देखें तो देखिए 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 2 1 2 4 हाइड्रोजन होगा एंड 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। सो द रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन को मैं आपको ना कर बताती हूँ कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है या प्रिपरेशन कैसे होगी। यहाँ तो सिर्फ एक रिएक्शन ही अपन ने लिख दी है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर दिया है, बट एक्चुअली में रिएक्शन कैसे होती है हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सपोज वी आर टेकिंग अ कंटेनर, है ना। कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो ऑलवेज एक अच्छे क्वालिटी के मेटल के बने कंटेनर में होता है। तो हियर आई एम टेकिंग अ कंटेनर, ये मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर ये को हम कोट कर देते हैं। हम कह सकते हैं कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, है ना। जो हमारा कंटेनर है उसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है ताकि उस रिएक्शन में डेवलप हो रहे प्रेशर को वो बियर कर सके, ठीक। यहाँ हमारे पास में 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड एंड नेगेटिव इज नोन एज एनोड। सॉरी, ये चेंज करेंगे हम लोग। द एनोड इज नोन एज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नोन एज नेगेटिव, है ना। जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को किसी एक्सटर्नल सप्लाई से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। देन इस इलेक्ट्रोड को जो हमने डिप कर रखा है वो डिप करने वाला हमारा सब्सटेंस क्या है। इन इलेक्ट्रोड को मैंने यहाँ एक मीडियम में डिप करा है एंड दैट मीडियम इज वाटर, है ना। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारा NaCl प्लस वाटर प्रेजेंट है। अब जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी व्हाट हैपन, जैसे NaCl को मैंने वाटर में डिप करा है तो क्या हो गया है वहाँ पर, वहाँ हमें मिला है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्योंकि सॉल्ट जो है वो अपने आप को डिसोशिएट कर लेगा एंड टुगेदर विद द सॉल्ट वाटर मॉलिक्यूल भी अपने आप को क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिसोशिएट कर लेते हैं, ठीक है। पानी भी अपने आप को डिसोशिएट कर लेगा। तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल है ना उससे हमें मिलेगा, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारे आयंस यहाँ पर बन गए हैं।
अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट हैपन, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को यहाँ पर ऑन करेंगे हमें क्या मिलेगा। तो पहले मैं देख रही है एनोड के बारे में, एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो डेफिनेटली इट अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टूवर्ड्स इटसेल्फ। सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कौन होगा यहाँ पर, क्लोरीन है, ठीक है। तो पहले हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन नेगेटिव है ना, ये एक नेगेटिव रेडिकल है, इट इंडिकेट इट कंटेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो एट एनोड क्लोरीन आएगा और ये अपनी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्लोरीन आ रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। सो द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे मान लो 2 क्लोरीन आयन आए और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया एंड इट टर्न्स टू क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो एनोड पर मुझे क्लोरीन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी, है ना। Through this processes take place at the anode. Now what happen at the cathode? At cathode, which is negatively charged electrode, so the positive species is attract toward the negative plate. So what happen here? यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव स्पीशीज है वो आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव स्पीशीज कौन सी है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें तो H पॉजिटिव आ रहा है, तो H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आया, सपोज करो 2H पॉजिटिव आ रहे हैं, यहाँ पर वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है लॉस, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आकर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। सो बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन टर्न्स टू H2 मॉलिक्यूल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल, जिसको कि हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। सो जो चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि हमें एनोड पर हमेशा क्लोरीन गैस मिलेगी एंड कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। ये 2 तरह की गैसेस जो हैं ये बाय प्रोडक्ट हैं जो इस प्रोसेस में हमें यहाँ पर मिलती हैं। एंड अब NaOH कैसे बना, जो हमें बनाना था वो तो बना नहीं। देखिए इस प्रोसेस के अंदर NaOH कैसे बन रहा है ये हम लोग देखते हैं। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज बनेंगे तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में हमेशा याद रखें कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, है ना। अगर मैं थोड़ा सा मार्क करके आपको बताऊं, यहाँ पर हम जितने भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को पढ़ते हैं उसके स्टैंडर्ड में हम लोग रखते हैं बीच में हाइड्रोजन को, ठीक है। सम एलिमेंट्स is situated above the hydrogen and some is below the. So those element which is situated above the hydrogen means definitely they are more reactive. तो सोडियम तो अपर मोस्ट पोजीशन पे, उससे भी ऊपर पोटेशियम है, तो सोडियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा, जो सोडियम है वो इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर नहीं आया, है ना, कैथोड पर नहीं आया। कौन आया था यहाँ पर पहले, H पॉजिटिव आया। क्यों आया, बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर, रिड्यूस हो जाने का जो पावर है वो किसके पास में ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, मेरे पास मीडियम के अंदर Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है। ये Na पॉजिटिव, जैसे तो NaOH बनाने के लिए हम तरह तरह की प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, तो Na पॉजिटिव आयन मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। इन Na पॉजिटिव आयन को हम सेपरेट करके इसकी रिएक्शन फिर किससे करा देते हैं, यहाँ पर वाटर के साथ करा देते हैं, ठीक है। तो वाटर में से कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, वो करेगा यहाँ पर OH नेगेटिव आयन। सो व्हेन Na रिएक्ट विथ OH, यहाँ पर क्या मिल जाता है, NaOH मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो NaOH है यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो जैसे जैसे NaOH बनता जाता है, ये जो मीडियम है इस मीडियम में NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद हम रिएक्शन को अपने आप स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से हमें NaOH मिल जाता है, ठीक है। अब वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस, है ना। क्या रीज़न है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ये भी हम लोग समझ लें कि इस प्रोसेस को हम क्लोर-अल्कली प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए, वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस। ये चीज़ स्पेशली यहाँ पर पूछी जाती है कि क्लोर-अल्कली प्रोसेस को हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन बन रहा है एंड NaOH जो है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अल्कलाइन, है ना। जब कोई बेस वाटर सॉल्युबल बेस हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, तो वो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर-अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्लोर-अल्कली प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब चीज़ आपको समझ में आई। तो यहाँ ये मैंने सिर्फ प्रिपरेशन को डिस्कस किया है कि हम किस तरह से NaOH की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ माय नेक्स्ट टर्म इज
यहाँ मैंने आपको ये बताया कि प्रिपरेशन कैसे होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ ये बता रही हूँ कि इसके जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हुए हैं उनका क्या यूज़ है ना। सो द फर्स्ट बाय प्रोडक्ट इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या यूज़ होता है? तो हाइड्रोजन का यूज़ हम लोग करते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में। जो हाइड्रोजन है उसका यूज़ हम किस में करते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस में। देखिए समझते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजिनेशन मीन सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं आपको हाइड्रोजन का यूज़ बता रही हूँ और मेरा पहला जो यूज़ है दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं? जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन को ऐड कराकर इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट विल गेट वेजिटेबल घी। हम लोगों को क्या मिल जाता है? यहाँ पर वेजिटेबल घी मिल जाता है, ठीक है, जिसे हम मर्गराइन भी बोलते हैं। वेजिटेबल घी इज ऑल्सो नोन एज मर्गराइन, ठीक है। तो इस हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से हम वेजिटेबल ऑयल विच इज़ unsaturated in nature, so by addition of hydrogen that unsaturated compound is converted to saturated compound। एक एडिबल चीज़ जो होती है वो नॉन एडिबल चीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट टू ऑब्टेन द कमर्शियल बेनिफिट। सो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग इज टू मेक अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर। सेकेंड यूज़ क्या होता है? टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम अमोनिया का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की हम लोग आपस में रिएक्शन करते हैं देन दे फॉर्म अमोनिया। क्या बना देगा वो? अमोनिया बना देगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन हो गए 6, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे 3 लगा दिया। तो इस तरह से हम अमोनिया के प्रिपरेशन में भी हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट यूज इज इन फ्यूल फॉर द रॉकेट्स, है ना। जो रॉकेट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना वहाँ पर भी हाइड्रोजन का हम लोग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। जब भी रॉकेट की लॉन्चिंग वगैरह होती है तो हाइड्रोजन क्योंकि बहुत अच्छा फ्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए हम हाइड्रोजन का यूज़ यहाँ पर जितनी भी रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह होती है उसमें करते हैं। एंड स्पेशली जब हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाता है तो इस टेक्निक को क्रायोजेनिक टेक्निक बोलते हैं। रिसेंटली इस टेक्निक को इंडिया इसरो ने ही डेवलप किया है। जिस समय हमारा मंगलयान यहाँ पर लॉन्च हुआ था 2014 में, उस समय हाइड्रोजन गैस को लिक्विफाई करके क्रायोजेनिक कंडीशन -450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हाइड्रोजन का यूज़ किया गया। यानी काफ़ी इफिशिएंट टेक्निक थी जिससे कि बहुत कम कॉस्ट के अंदर हमने अपने टारगेट को अचीव किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यूज़ ऑफ क्लोरीन क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग इज यूज़ ऑफ क्लोरीन, Cl2। क्लोरीन का जो यूज़ है इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, है ना, पानी को ट्रीट करने के अंदर, उसे डिसइंफेक्ट करने के अंदर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर क्लोरीन का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ बेटर टू से डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर मीन्स वाटर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसे किल करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग टू क्लीन द वाटर इन स्विमिंग, सेम चीज़ें, है ना। पुराने समय में यानी कुछ सालों पहले तक इस क्लोरीन टैबलेट का यूज़ यहाँ पर हम लोग हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर था उसको क्लीन करने के लिए भी करते थे। सो इन लिमिटेड अमाउंट अगर हम क्लोरीन यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे प्योर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोरीन अगर हम यूज़ करते हैं तो हम जो स्विमिंग पूल होता है जहाँ पर बहुत से लोग आकर स्विमिंग करते हैं तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट यूज़ ऑफ क्लोरीन इज़ टू मेक द प्लास्टिक, है ना। एक तरह का प्लास्टिक, एक तरह का पॉलीमर होता है दैट इज़ PVC, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो इसे बनाने के अंदर भी हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। बहुत से आर्टिकल्स हैं जो PVC के बने होते हैं, आप अपने घरों में ऑब्जर्व करते हैं। लाइक वाटर बॉटल्स होती हैं, बकेट्स होती हैं, रोप्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, ऐसे बहुत से आर्टिकल्स हैं जो किसके बने होते हैं? यहाँ पर PVC के बने होते हैं। नाउ टू मेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड डाइस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कैटेगरी केमिकल की आपको पता होगी जिसे हम CFC भी कहते हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बहुत से प्रोडक्ट होते हैं हमारे जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें ये अवेलेबल होता है। जैसे कि फ्रीऑन गैस जो है वो बहुत जगह रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ की जाती है। हमारी फ्रिज की कूलिंग के लिए जो गैस जलती है वो गैस है यहाँ पर CFC। देन जो पेंट्स वगैरह होते हैं ना वार्निश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वॉल की कोटिंग के लिए यूज़ करते हैं,
उन पेंट्स के अंदर भी CFC अवेलेबल होता है। तो इस तरह से क्लोरीन जो है उसका यूज़ हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने में, CFC बनाने में करते हैं। क्लोरोफॉर्म एक तरह का एनेस्थेटिक एजेंट है जो ओल्ड टाइम में यूज़ किया जाता था, आज के समय इसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन की यूजेस बताए। इसके बाद अगर मैं बेस की NaOH की बात करूँ तो इसका यूज़ है डिटर्जेंट बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में एंड ऑयल के रिफाइनिंग में, डाइस एंड ब्लीचेस बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे यूजेस आप लोगों को यहाँ पर NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बता दिए। अब देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर HCl भी बना सकते हैं और बनाते ही हैं। इनका एक प्रोडक्ट और बन जाएगा, दैट इज HCl। तो HCl के क्या यूजेस होते हैं? तो स्टील को क्लीन करने में, मेटल इंडस्ट्रीज में स्टील को क्लीन करने में इसका यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड बनाने में इसका यूज़ होगा, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक बनाने में यूज़ होगा, एंड अगेन प्लास्टिक एंड PVC बनाने में भी हम HCl का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 कंपोनेंट आज आपको पढ़ाए, NaOH एंड NaCl। ठीक है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग अदर कंपोनेंट की बात करेंगे।